my lovely and amazing bacha log. I know, hopefully, you were missing me. I was like disappeared for a long time. Actually, my health was not well. I was suffering from viral fever, and yeah, that was not easy, and some throat infection. So it was hard for me so that I can come to the platform and I can take classes. Now I can't say I'm feeling perfectly fine, but fine enough to take your classes. So students, your Anubha ma'am is back with more josh, more energy, just to be with you all guys. So do not miss any more session now, because आप सब कुछ करेंगे, आराम से करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे. So are you all ready to have this session number 2 of our chapter metals and non-metals, जिसमें हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स बेसिकली. और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी 50% सिलेबस इज गॉन, और जो बाकी 50% है वो हमें बहुत बहुत अच्छे से करना है. ठीक है स्टूडेंट्स? So I think Umang 2.0 is ready to bring more and more Umang in your life with our channel Vedantu 9th and 10th. And before moving ahead and tell you all the chemical properties in detail, and you know what, आज की क्लास में कुछ amazing information जानेंगे. And I know that there are some topics which were not clear to the students, which I'm going to tell you. I'll try to put more and more focus and attention on those topics. So be very attentive and उसको बहुत अच्छे से clear करना है. बहुत मज़ा आएगा, बहुत informative session होने वाला है. Okay? Before moving ahead, I just want to tell you that how this platform called as Vedantu can solve all your problems that you guys face in your day-to-day life. Just like, ma'am, our doubts are not getting solved, what to do. हम स्कूल जाते हैं, स्कूल में नोट्स भी बनाते हैं, पर when we try to study हमें आधी चीज़ें समझ नहीं आती, हम भूल जाते हैं. And it's like whenever we go and ask to the teacher might be busy here and there. Eventually हमारे बहुत सारे डाउट सॉल्व नहीं होते. सेम विद आवर ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स ऑल्सो, इफ आई टॉक अबाउट एनी ऑफ इट. एंड उसके बाद नोट्स बनाते हैं तो बाद में रियलाइज होता है इट्स नॉट दैट गुड एट आई कैन राइट द सेम थिंग इन एग्जाम. अदरवाइज टीचर विल बी, हाँ जैसा तूने लिखा है ना, मार्क्स भी वैसे ही मिलेंगे. एंड फाइनली यू विल नॉट एबल टू राइट up to the mark, so that you will get the full marks in each and every question. Test and assignment, ऐसा हो सकता है that after every session you will get an assignment, so that you will do and can make sure कि मुझे सब कुछ समझ में आ गया है. हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. हर 15 दिन में टेस्ट दो और ये देखो कि आपकी ग्रोथ प्रॉपर्ली हो रही है नहीं हो रही, आपको कितना समझ आ रहा है. यू कैन एनालाइज योर सेल्फ एंड कैन डू बेटर एंड बेटर जॉब. कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कि मैम हम अभी से चाहते हैं कि हम सारे एग्ज़ाम्स में लग जाएं और बहुत अच्छे से आगे के मार्क्स दें. हमें ऑलरेडी इनफ आइडिया हो एग्ज़ाम्स का, जैसे कि NTSC, JSTSC फॉर 9th क्लास एंड नीट, JEE, ये जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, विद सम ऑल मोटिवेशन सेशंस ऑल्सो, सब कुछ तैयारी मिल सकती है विद द चॉइस ऑफ स्केड्यूल. कि मैम हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कोई भी इंस्टीट्यूट हमारे लिए इतना सेंसिटिव नहीं है कि जब हम फ्री हो तभी हम क्लास लगा सकें. इट्स लाइक आई एम फ्री बिटवीन 7 to 9, आई एम फ्री बिटवीन 5 to 7. तो मैं मैनेज कैसे करूं कि क्या मेरा स्केड्यूल मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है स्टूडेंट्स. चॉइस ऑफ लैंग्वेज, मैम आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल इन प्रॉपर इंग्लिश, और आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल इन एग्जैक्टली हिंदी और इंग्लिश. तो यू कैन चूज योर मीडियम बिटवीन इंग्लिश and probably Hindi, or I should call it English. We have batches specific to the language also. So all of your problems can get solved with extra benefits, extra bonuses. वो है अनलिमिटेड वेदांतु की क्लासेस अटेंड करो. चाहे तो आप फ्री हो 7-8 क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो. एग्जाम्स आ रहे हैं, यू नीड टू क्लियर सम चैप्टर एंड आप उनकी रिकॉर्डिंग देखो आराम से, या लाइव माइक्रो कोर्सेज चैप्टर बेस्ड कोर्स ज्वाइन करो और सारे के सारे डाउट्स क्लियर करो. हर क्लास के बाद परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिलेगी कि आपने हर एक क्लास में कैसा किया, हाउ अटेंटिव यू वर थ्रू आउट द सेशन, कितने क्विज क्वेश्चन का आंसर दिया. सारे के सारा जो सेशन होते हैं क्विज ओरिएंटेड, मोर इंटरैक्टिव सेशन इन टर्म्स ऑफ GIFs एंड ऑल द एनिमेशंस और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ऑल्सो. सब कुछ करते हैं हम, सब कुछ. ठीक है,
पर्सनलाइज अटेंशन विद द हेल्प ऑफ ऑल द मास्टर टीचर्स प्रेजेंट। उसके अलावा जो भी क्लास टीचर्स होते हैं क्लास में वो भी आपके डाउट सॉल्व करते हैं। तो मुझे लगता है आपके सारे के सारे डाउट सॉल्व हो सकते हैं। उसके अलावा स्पेसिफिक टेलीग्राम ग्रुप भी है जहाँ आप अपने डाउट सॉल्व कर सकते हो। Isn't it amazing? और अगर मैं ये कहूँ that everything you can get by following two step. स्टेप नंबर 1 है आपको ये जो कोड मैंने दिखाया इसको क्लिक करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिलेगा आपको। जैसे ही ये लिंक खोलोगे यू हैव टू सेलेक्ट योर ग्रेड। तो सेलेक्ट कर लो 10th क्लास राइट। उसके बाद अपना टारगेट सेलेक्ट कर लो CBSE राइट 2021 में जो आपको एग्जाम देना है। अगर ICSE महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स भी ये सेशन देख रहे हैं दे कैन ऑल्सो ज्वाइन इट। और अगर स्टेट बोर्ड से आप पेपर दे रहे हो तो NCERT फॉलो करते हैं राइट। सो यू कैन चूज CBSE NCERT प्रो और पूरा का पूरा उससे बेस्ड हम सेशन कराते हैं। और सेकेंड स्टेप होगा गेट सब्सक्रिप्शन। ज़रा सब्सक्रिप्शन ले लो उस बटन पे क्लिक करके। और 3 टाइप के सब्सक्रिप्शन हम प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर 1 मंथ एंड फॉर 3 मंथ एंड फॉर 6 मंथ्स। अब सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल कौन सा है इफ़ यू आस्क मी अ टीचर? सब्सक्रिप्शन तो सब अच्छे हैं बट मॉनेटरी टर्म्स में देखें बिगर लेवल के हम मेक श्योर करें कि आपकी ग्रोथ हो रही हो। ज़्यादा टाइम तक जुड़े रहोगे वेदांतों से यू कुड सी दैट टीचर्स नो यू बेटर, योर क्लास टीचर नोज यू बेटर। तो आप अपने डाउट्स कभी भी पूछ सकते हो, वो सॉल्व कर सकते हो। और मॉनेटरी टर्म्स में भी अगर आप 6 मंथ के लिए जाते हो और अगर ये कोड लगाते हो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कोड नहीं लगाया तो बहुत लॉस हो जाएगा। अगर ये कोड लगाया दैट इज़ AGPRO अनुभा गौर प्रो कोर्स, क्योंकि ये टीचर का कोड है। टीचर का कोड अप्लाई करने से एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। द सेम कोर्स विच वॉज फॉर 1 मंथ इन 2299 मतलब इसके आसपास ही है। ये देखो सॉरी 2699 में जो था वो आपको मिलेगा 2299 में कोड लगाने के बाद। और 3 मंथ का जो कोर्स है एक्स्ट्रा डिस्काउंट के बाद 2333 में डिस्काउंट में दे रहे थे, अगर उसको लेते हो कुछ 1983 का मिलेगा। और जो 6 मंथ्स का कोड 1917 में मिल रहा था डिस्काउंट के बाद यू कैन गेट इट जस्ट फॉर 1629, मतलब 1630 रुपीज स्टूडेंट्स। आई डोंट थिंक दैट्स टू मच, यू कैन ईजिली गेट इट राइट। तो आसानी से इसको लो। आई डोंट थिंक 1613 अ मंथ विल बी अ वेरी बिग जॉब। और 6 मंथ्स के लिए वेदांतु से जुड़ जाओगे, सारे के सारे क्लासेस अटेंड कर सकते हो, सारे सब्जेक्ट्स के क्लासेस अटेंड कर सकते हो। यू विल डेफिनेटली सी अ वेरी बिग ग्रोथ इन योरसेल्फ इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनालिटी। यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट और आपका पूरे के पूरे सेशंस जैसे आप अटेंड करोगे आपको सारा अकेडमिकली भी बहुत ग्रोथ होगी। सो समझ आया that this is the visit, I mean this is the link that you all have to visit। और कोड क्या है? AG Pro, ठीक है। चलो अब मुझे पता है मैम प्लीज स्टार्ट द सेशन, हम बहुत 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 वेट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स लेट्स टॉक अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। आई नो 8th क्लास में भी ये टॉपिक पढ़ा है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। सो कैन वी सी द लर्निंग ऑब्जेक्टिव कि हमें करना क्या क्या है स्टूडेंट्स? तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल मतलब क्या है कि मेरा जो मेटल है हाउ इट इज रिएक्टिंग विद द अदर सब्सटेंसेस, लाइक हाउ इट्स रिएक्टिंग विद एयर इफ आई जस्ट प्लेस्ड इट इन एयर, how it's reacting with water, how it's reacting with acid, how it's reacting with other metal solution and all. We'll talk about one by one. So let's begin the journey. I hope my students are having very high जोश मैम, चक दे फटे। बिल्कुल बिल्कुल शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट विल हैपन व्हेन योर मेटल इज गोइंग टू बी बर्न्ड इन एयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये और कॉन्सेप्ट भी बहुत पुराना है, आई थिंक यू नो इट, कि अगर मेटल कंबाइन होता है एयर के साथ इन टर्म्स ऑफ व्हेन आई एम टेकिंग अ मेटल एंड ट्राइंग टू बर्न इट इन एयर, मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलता है मेटल ऑक्साइड। ओके, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को, मोस्टली लोगों को पता है व्हाट इज द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड। हाउ कैन आई प्रूव दैट व्हाट्स द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड? डू लेट मी नो। मैम इज लाइक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वुड लव टू सी ऑल योर रिस्पॉन्सेज। देखो एक अमेजिंग से जिफ के थ्रू आपको दिखाते हैं। आई हैव टेकन अ मैग्नीशियम रिबन, ये एक मैग्नीशियम का रिबन था और मैं क्या कर रही हूँ, इसके अंदर एयर थी, ठीक है, फुल ऑफ ऑक्सीजन गैस। How magnesium is burning in air, you know it. अच्छा, if a substance burn in presence of oxygen, what do I call it? Don't you think so? Don't you think so? This is the right word, combustion. Combustion reaction when you burn a substance in air in oxygen.
So what you're going to get as students, you are going to get it magnesium oxide, nothing but metal oxide. So do remember it, metal is like react with oxygen to give you metal oxide. और ये देखो इसमें एक स्पेशल इफेक्ट भी मिलता है, you're going to get a brilliant white flame. मतलब क्या है, when you're trying to burn it, जब burning शुरू होती है, it gives you a very brilliant white dazzling light. तो देखो ये पहनना ज़रूरी है मैम की तरह, मैम तो आइस को प्रोटेक्ट करने के लिए पहनती है, आपको भी वही, पर इन टर्म्स ऑफ फ्लेम उसकी बहुत ब्राइट लाइट से बचना है तो ठीक है। और पाउडर गिरने लग जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। दिस पार्ट इज सुपर डुपर क्लियर मैम कि ठीक है मेटल ऑक्साइड, बट कैन वी सी मोर एंड मोर एग्जाम्पल तो मस्ट है स्टूडेंट्स। देखो कॉपर लिया मैंने, यू नो व्हाट्स द कलर ऑफ कॉपर, रेडिश ब्राउन। आई टुक द चूरा, आई टुक द पाउडर ऑफ कॉपर एंड आई बर्न इट इन एयर। तो क्या मिलेगा, पहली बात तो बर्निंग नहीं होती प्रॉपरली, ऐसा नहीं कि कॉपर में विल बी लाइक कॉपर में आग लगाओ, ऐसा नहीं होता। इट विल जस्ट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन और उसका कलर चेंज हो जाएगा, वो भी अपर लेयर का, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है। सपोज मैंने इतना सारा कॉपर ले लिया, पाउडर ले लिया, अपर लेयर ऑफ कॉपर इज मैक्सिमम एक्सपोज टू एयर, react with the oxygen to give copper oxide और इसका कलर होता है black. You will see the black color layer over it when you heat it in presence of air. Okay, so it does not burn because it's very less reactive. याद रखना reactivity of metal is very important to know when we perform any reaction. Okay, तो ये तो पता चल गया. Can we see more example? Definitely. Same with aluminium. एल्यूमिनियम तो बहुत स्मार्ट मेटल है, पता है क्यों? बिकॉज इफ यू टेक अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम एंड ट्राई टू बर्न इट इन एयर, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड देगा, बट इवन इफ यू आर नॉट बर्निंग इट, यू आर जस्ट प्लेसिंग एल्यूमिनियम, आफ्टर फ्यू डेज इट्स कलर बिकम डल. डू यू नो व्हाई दिस इज हैपनिंग स्टूडेंट्स? बिकॉज एल्यूमिनियम इज क्वाइट रिएक्टिव मेटल. इट्स लाइक अगर आप मुझे हीट भी नहीं दोगे, मैं नॉर्मल टेम्परेचर पे ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना सकता हूँ या सकती हूँ, जो भी जैसे जेंडर वाइज नहीं होंगे, यू विल गेट एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक डल लेयर ओवर इट. सो ये एक ऐसी मेटल है, बिकॉज ऑफ इट्स रिएक्टिविटी वो खुद से रिएक्ट करके एक डल लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड अपने आप बना लेती है. बट डल तो है बट प्रोटेक्टिव भी है. इट ऑल्सो एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव लेयर. प्रोटेक्टिव लेयर मतलब ये बोलेगी हंसते हुए, हाँ 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 मेरे पास तो एक प्रोटेक्टिव लेयर है, अब आओ तुम मेटल मुझसे रिएक्ट ही नहीं कर पाओगे. मतलब अगर कोई भी गैसेस, वाटर वेपर कुछ भी आके एल्यूमिनियम से रिएक्ट करना चाहेंगे, उसको कोरोड करना चाहेंगे, उसको इस प्रोटेक्टिव लेयर से गुजरना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, सो ये एक दीवार सामने खड़ी है कि अगर उससे लड़ना है तो मुझे बताओ. ओके, जोक्स अपार्ट, व्हाट्स द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड विच आई वाज आस्किंग यू. यहाँ पे देखो कितना अच्छे से पोर्ट्रे किया हुआ है कि मैंने क्या किया. आई हैव टेकन अ व्हाट, रेड लिटमस पेपर. आई थिंक दिख रहा है ये. मैंने रेड लिटमस पेपर लिया और क्या किया, उसको डिप किया मेरे मेटल ऑक्साइड के एक्वा सोल्यूशन में. चलो कि एग्जाम्पल से करते हैं. मैंने मैग्नीशियम ही लिया, मैंने उसको ऑक्साइड बनाया था एयर में बर्न करके. अब ये जो ऑक्साइड बना मैं इसको पानी में डाल दूंगी. ठीक है, बट डू रिमेंबर इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैम आपको बता रही है. जब आप मेटल ऑक्साइड को पानी में डालते हो स्टूडेंट्स, सो व्हाट बेसिकली इज हैपनिंग हियर, बहुत अच्छी एक रिएक्शन देखने को मिलती है. HOH मैं इसे लिख सकती हूँ राइट, और एक ऑक्सीजन यहाँ है. 2 OH है मेरे पास एक मैग्नीशियम को लेके, एंड मैग्नीशियम इज लाइक आई एम सुपर फाइन विद इट. और वो क्या बना लेता है स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम 2 OH के साथ बेसिकली बनाता है इसका कंपाउंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. तो ये जैसे ही आप मेटल के ऑक्साइड को पानी में डालते हो, बेसिकली इन जनरल यू विल गेट मेटल हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन. और जैसे ही आपने लिटमस पेपर डाला, अगर वो रेड है तो वो क्या हो जाएगा, लुक एट हियर, ब्लू. और वो ब्लू क्यों हुआ, बिकॉज बेस टर्न योर रेड लिटमस टू ब्लू. क्लियर है राइट? और वो बेस क्यों है, बिकॉज बेस हैज अ प्रॉपर्टी दैट इट रिलीजेस OH आयंस इन वाटर. सेकेंड चैप्टर का टॉपिक है ये, तो हमें ऑलरेडी पता है. ऑसम. सो आप प्रूव कर सकते हो कि बेसिक कैसे. आई कैन रब दिस पार्ट एज वेल फॉर ऑल ऑफ यू कि मैम देखने में परेशानी हो रही है, ये देखो रब भी हो गया. ओके, तो चलो ये बात तो क्लियर है, बट आपको पता है, जस्ट रीड दिस लाइन, मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर
बट सम ऑफ देम डिजॉल्व इन वाटर टू मेक एल्कली। जो मैं मेटल ऑक्साइड का नेचर आसानी से जानना चाहूंगी, सो आई विल यूज दोज मेटल विच आर एल्कली नेचर, उनके ऑक्साइड को करूंगी रिएक्शन में पार्टिसिपेट। और वो एल्कली मेटल्स कौन सी होती है स्टूडेंट्स, डू रिमेंबर इट, ये पता है, मुझे पता है तुम्हें। ग्रुप 1 की जो मेटल है उनको हम एल्कली मेटल्स बोलते हैं। ग्रुप 1 कौन सा है पीरियोडिक टेबल में, पहला वाला जो ग्रुप है, पहला वाला जो वर्टिकल कॉलम है। सो इफ आई टॉक अबाउट सोडियम, पोटाशियम, लिथियम, ये जो मेटल है ये मेरी कौन सी होती है, एल्कली मेटल। तो मैं क्या करूंगी, इफ आई एम टेकिंग इट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, आई एम गेटिंग इट्स ऑक्साइड। आई होप फॉर्मूला बनाने में कोई परेशानी नहीं है, यू जस्ट हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई देयर वैलेंसी। ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है, सोडियम का 1 है। अब वो ये बोल रहा है कि ये जो एल्कली मेटल के ऑक्साइड है, ये एल्कली का मतलब ही क्या होता है, वाटर सोल्यूबल बेसिस। तो इसको आसानी से चेक कर सकते हो, जैसे मैंने एक एग्जांपल पिछली स्लाइड में भी बताया था। Whenever you're going to put it in water, students, क्या मिलेगा, किया था, we are going to get NaOH, NaOH और 2 मॉलिक्यूल है उसके, मुझे aqueous solution मिलेगा NaOH और KOH का, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का aqueous solution मुझे मिलेगा, एंड दे आर alkali नेचर, मतलब वाटर soluble बेस। तो वो कहना क्या चाहता है स्टूडेंट्स, वो ये कहना चाहता है that whenever you're going to talk about alkali metals, their hydroxides are definitely water soluble completely, और आराम से litmus test करो। But whenever I'm going to talk about less reactive metal, like comparatively whenever I talk about aluminium and aluminium oxide, उसके जो हाइड्रोक्साइड होता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होता, वो जिलेटिनियस वाइट प्रेसिपिटेट देके नीचे सेटल डाउन हो जाता है। ओके, कॉपर की बात कर लूँ, कॉपर ऑक्साइड को वाटर में डालोगे तो कॉपर हाइड्रोक्साइड अगेन नॉट सोल्यूबल इन वाटर, सिर्फ एल्कली मेटल ही है जो प्रॉपरली सोल्यूबल होती है, और मैं प्रॉपरली बाय लिटमस टेस्ट चेक कर सकती हूँ उसको। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैम ने बताई है, तो प्लीज प्लीज इसको याद रखना। ठीक है, अब बात करते हैं कि मैम चलो आपने प्रूफ भी कर दिया दैट माय मेटल ऑक्साइड इज समथिंग दैट इज बेसिक इन नेचर, बट डू यू नो दैट देयर आर सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ मेटल ऑक्साइड्स दैट इज जस्ट नॉट ओनली शोइंग बेसिक बिहेवियर बट एट टाइम्स कैन शो एसिडिक बिहेवियर ऑल्सो। और ऐसे ऑक्साइड्स के लिए हमारे पास एक स्पेशल नाम होता है, वी कॉल इट एम्फोटेरिक ऑक्साइड। हम क्या बोलते हैं उसको, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फो का मतलब क्या है, ये एक वर्ड से आया है दैट इज एम्फी। ओके, और एम्फी का मतलब क्या होता है, एम्फी मीन्स बोथ। एम्फोटेरिक केम फ्रॉम अ वर्ड एम्फी, एम्फीबियन भी यूज करते हैं, रेप्टाइल्स मतलब जो हमारे क्रोकोडाइल एंड ऑल होते हैं, पानी में भी रह सकते हैं एंड लैंड पे भी रह सकते हैं। सो इन द सेम वे एम्फो, एम्फी मीन्स बोथ। बोथ काइंड ऑफ ऑक्साइड का मतलब हो गया जो एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करे और जो बेसिक प्रॉपर्टी भी शो करे, डिपेंडिंग अपॉन द सब्सटेंस दैट आई हैव एडेड इनटू द सेम। तो अगर मैं बात करूं कि कौन से कुछ एग्जाम्पल है जो आपके सामने है, आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड का आप खुद से ट्राई करना एक बार। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अगर मैं उसको एसिड में डालूंगी तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा, अगर मैं उसको बेस में डालूंगी तो ये एसिड की तरह बिहेव करेगा। ओके, सो इट्स लाइक आई एम डिपेंडेंट ऑन व्हाट, आई एम डिपेंडिंग अपॉन whatever substrate you are taking with me, whatever is the next substance you are taking with me। ठीक है, तो रिएक्शन देखते हैं कैसे होगी। ओके, एल्यूमिनियम इज लाइक, इट्स लाइक फर्स्ट चैप्टर वाला रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, 2 टाइम्स डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। एल्यूमिनियम इज लाइक आई विल गो विद क्लोरीन, हाइड्रोजन इज लाइक आई विल गो विद ऑक्सीजन। ऑब्वियसली आप बैलेंस कर सकते हो इसको, you will get aluminium chloride with water, salt water। कौन सा टाइप का रिएक्शन हुआ, neutralization reaction, because these reaction gives you salt and water। okay, neutralization reaction and I'm going to get salt and water। fine, अब बात करते हैं दूसरी रिएक्शन की। दूसरी रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, इरेजर इरेजर इरेजर, यस, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं हम दोबारा से कि मुझे एक पार्ट तो पता चल गया। लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड वन। चलो फिर करके देखते हैं जल्दी से।
यस, हाँ, तो बेस की बात करते हैं। अगर मैं बेस में डालूंगी, मैंने बोला किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह। अगेन द प्रोडक्ट विल बी एसिड बेस गिव्स यू सॉल्ट एंड वाटर। तो जरा देखो, एल्यूमिनियम इज लाइक, क्या करूं मैं जब मेरे पास दो दो मेटल है। इट्स नॉट लाइक सिंपल डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा सा कुछ चेंज होता है। जो सॉल्ट बन के आता है वो दो मेटल है जिनकी वजह से बन के आता है, एंड उस सॉल्ट का नाम है सोडियम एल्यूमिनेट। ओके, सोडियम एल्यूमिनेट, यहाँ पे कुछ नहीं है, विद योर वाटर। आई कैन क्लियर द स्पेस फॉर यू गाइज कि हाँ मैम ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, तो कर देते हैं, डोंट वरी। ओके, चलो ये रब हो गया, तो अब कंफ्यूजन नहीं होगी, राइट? पेन। तो एसिड बेस, सॉल्ट एंड वाटर। अब सोडियम क्यों लिखा मैंने पहले, एल्यूमिनियम बाद में क्यों? whenever I have to write a compound, I'll start with the more electropositive element than the electronegative. तो इसलिए पहले सोडियम more electropositive, then comparative to aluminium जो comparatively less electropositive है, ठीक है? I got my salt and water. So these kind of oxide which shows both kind of property, तो उनको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एग्जाम्पल आपके सामने है, वन आई हैव गिवन यू एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सेकेंड आप ट्राई करोगे और आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। इफ आई हैव माय जिंक ऑक्साइड, हाउ इट्स रिएक्टिंग विद एसिड एंड बेसिस, ओके, how it's reacting with acid and bases, how this is amphoteric in nature. I hope this concept is clear. You can download this file completely ताकि आप इसके notes अपने पास रख सको और जब भी चाहो रिवाइज कर सको। Awesome? चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, और आपको एग्जाम्पल भी क्लियर हो गए। एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल मैंने आपके सामने दे दिया, बैलेंस फॉर्म में अगर चाहिए तो पूरा का पूरा आंसर अटैच है, ठीक है? हम कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं। तो अब बात करते हैं, हमें क्या पता चला रिएक्टिविटी का ऑफ मेटल टुवर्ड्स ऑक्सीजन, कि कुछ रिएक्ट करती है बहुत विग्रसली और कुछ रिएक्ट करती है ओके ठीक है कर लेंगे, और कुछ रिएक्ट करती ही नहीं है, बिकॉज दीज मेटल शोज डिफरेंट काइंड ऑफ reactivity towards oxygen. When I talk about sodium and potassium, I've made its oxide, if you remember. एक चीज जो याद रखनी है वो ये है, इनके जो ऑक्साइड जब ये रिएक्शन होती है, दैट्स वेरी वेरी एक्सोथर्मिक, हाईली एक्सोथर्मिक, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है सोडियम और पोटाशियम। जब उसको बर्न करने का ट्राई करते हो, तुम्हें बर्न करने की ज़रूरत नहीं, यूल पुट इट इन एयर एंड दे कैचेस फायर, बिकॉज दे आर वेरी वेरी रिएक्टिव इन नेचर। तो मैं इसको ओपन एयर में तो ऐसे रख ही नहीं सकती। कैन यू सी दैट? नॉट डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट इवन, ओके? तो कहाँ और कैसे स्टोर करते हैं, देखो ज़रा। हम उनको स्टोर करते हैं केरोसिन ऑयल में। केरोसिन ऑयल में क्यों स्टोर करते हैं? बिकॉज दैट्स काइंड ऑफ सब्सटेंस, वो प्रोटेक्ट करता है एयर, ऑक्सीजन, किसी भी चीज़ को उसके एंटर करने के लिए उसके अंदर, ठीक है? अगर केरोसिन डीजल की बात करो वो भी यूज़ कर सकते हो, बट वो बहुत ज़्यादा वेपराइजेबल होते हैं एज कम्पेयर टू केरोसिन। सो बेटर है केरोसिन को यूज़ करना, सस्ता भी है, ओके, चीप है थोड़ा, फाइन। और सोडियम पोटाशियम वेरी मच रिएक्टिव। व्हेन आई टॉक अबाउट मेटल लाइक मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड, वो कंपैरेटिवली उससे लेस रिएक्टिव है। और ये क्या होता है, अगर आप एयर में बर्न नहीं कर रहे हो एंड नॉर्मली एयर में भी रख रहे हो, तो भी ये अपने आप उसका ऑक्साइड बना लेती है, एंड काइंड ऑफ व्हाट दे विल शो यू, अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ इट्स ऑक्साइड। और मैम ने जैसे बताया, प्रोटेक्टिव लेयर का काम क्या होगा बच्चे, कि प्रोटेक्टिव लेयर आपकी मेटल को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम फर्दर कोरोजन, क्योंकि ये बोलेगी अब आप कोई भी अंदर नहीं जा सकते, बिकॉज आई एम लाइक अ गार्ड फॉर माई मेटल, ठीक है? सो दैट्स ऑसम, कोरोजन से बचाती है ये लेयर उसको। सो इट्स लाइक अ गुड प्रॉपर्टी, गुड थिंग टू सी दैट, ओके? फर्दर ऑक्सीडेशन बिल्कुल नहीं होने देती। अब बात करते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स की। अगर मैं आयन की बात करूं स्टूडेंट्स, तो जो बर्निंग प्रोसेस है वो सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करती है, ठीक है? कहने का मतलब है, अगर आप आयन को बर्न करोगे, लाइक टेकिंग अ बिग ब्लॉक और आयन को बर्न करोगे, बर्न नहीं होगा, यानी कि रिएक्शन ऑफ आयन विद ऑक्सीजन, बर्निंग ऑफ iron in oxygen is not possible. But whenever you take iron fillings मतलब मुझे वो आयन का पाउडर ले लिया मैंने, गैस जो एक बर्नर पे मैंने उसको बर्न किया हुआ है गैस को, अब मैं उस पर स्प्रिंकल जब करती हूँ आयन फिलिंग्स, तो ये देखो वो बर्न करती है इस तरीके से। मतलब अगर सरफेस एरिया बहुत बहुत कम है,
अगर सरफेस एरिया इज वेरी लेस तो पॉसिबिलिटी है कि वो बर्न कर जाए, क्योंकि छोटे से एरिया में उस सब्सटेंस को बर्न करना है. ओके, सो डू रिमेंबर इट, दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. और सिल्वर एंड गोल्ड की बात करूं, दे डू नॉट इवन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर. दैट्स वाई वी कॉल इट ऑलमोस्ट लाइक नोबल मेटल्स, कि वो रिएक्ट करना पसंद ही नहीं करती. लाइक वी आर हैप्पी दिस वे, वी डज नॉट वांट टू रिएक्ट, वी डोंट वांट टू रिएक्ट एट ऑल. ठीक है, इतना पार्ट क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, that how your metal react with oxygen. I hope it's beautifully done and you have understood it. तो अब बात करते हैं that how your metal is going to react with water. As I told you कि metal water के साथ basically react कैसे करेगा, what form of water we should take, और ये reaction कैसे होगा. By the way, it's written in the slide, it says that metal react with water to produce a metal oxide with hydrogen gas. तो एक तरीके से आप ये समझ लो, द रिएक्शन इज मोर ऑफ लाइक मेटल मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू डिस्प्लेस दिस हाइड्रोजन टू टेक इट्स पोजीशन, एंड योर हाइड्रोजन विल बी लाइक अ लोनर. So this is the basic equation. समझ आया? मेटल ऑक्साइड विथ हाइड्रोजन गैस कैसे बना. अब कुछ और डिटेल की बात करते हैं, दैट बेसिकली हाउ द रिएक्शन विल हैपन. और अगर ये मेटल ऑक्साइड जो मुझे मिला है, इफ दैट इज अ वाटर सोल्यूबल सॉल्ट, तो वो सीधा वाटर में सोल्यूबल होके मुझे मेटल हाइड्रोक्साइड देता है. क्यों ना इसको एक एग्जांपल से समझे. चलो एक एग्जांपल करते हैं. सपोज स्टूडेंट्स, आई एम टेकिंग अ पीस ऑफ सोडियम एंड पुटिंग इट इनटू वाटर. अब सोडियम मेरा इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि वो कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर लेता है. ठंडे पानी में भी डाल दो तो इट्स लाइक सोडियम इज लाइक आई एम गोइंग टू डिस्प्लेस यू हाइड्रोजन, माई वर्क इज डन. अब ये सोडियम ऑक्साइड पानी में ही पड़ा हुआ है, पानी में सोल्यूबल है, तो पानी में मिक्स होके ये क्या बना लेता है, 2Na, and I can write it in this way, 2Na and 2OH. So I am going to get 2 molecule of NaOH in the aqueous form. Did you get this point? That how my metal oxides which are from alkali metals, जो मुझे पानी में डाल के मिले थे, अगर वो पानी में ही है, अगर वो पानी में soluble है, तो what I'm going to get? I'm going to get metal hydroxide. इन शॉर्ट में ये भी बोल सकती हूँ, माई वेरी मच रिएक्टिव मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव मेटल हाइड्रोक्साइड अलॉन्ग विद दैट हाइड्रोजन गैस. फाइनली ये तो इसमें कन्वर्ट हो गया एंड आई एम गोइंग टू गेट हाइड्रोजन गैस. बट अगर मैं बाकी मेटल की बात करूँ, लाइक मॉडरेट रिएक्टिव वन, तो वो जब वाटर से रिएक्ट करते हैं, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट मेटल ऑक्साइड ओनली. इट्स मोर ऑफ लाइक अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्सेप्ट योर एल्कली मेटल्स. तो ये बात क्लियर है. जैसा मैंने बताया, पोटाशियम एंड सोडियम आर लाइक दीज काइंड ऑफ मेटल्स, इतना रिएक्टिव है. रिमेंबर द रिएक्टिविटी सीरीज कि वो इवन कोल्ड वाटर के साथ वायलेंटली रिएक्ट करते हैं. इट्स लाइक जैसे डालोगे, it can show certain kind of an explosion, boom, जल जाएगा वो, और ये हम नहीं चाहते. so please handle it with care. okay, केयर के साथ हैंडल करना बहुत ज़रूरी है. अब ज़रा देखो, रिएक्शन भी लिखिए आपके सामने. जैसे मैंने बताया, सोडियम पोटाशियम मेटल व्हेनेवर रिएक्ट विद वाटर आई गेट मेटल हाइड्रोक्साइड, क्योंकि जो सोडियम ऑक्साइड या पोटाशियम ऑक्साइड बन के आएगा with the presence of the water converted itself to metal hydroxide, that is KOH, और एनर्जी रिलीज करती है. दैट इज बेसिकली सफिशिएंट इनफ टू रीच टू योर हाइड्रोजन इग्निशन टेम्परेचर. हाइड्रोजन का इग्निशन टेम्परेचर पहुंच जाता है, मतलब हाइड्रोजन का इतना टेम्परेचर मिल जाता है कि वो जल जाए. तो जो एक्सप्लोजन हो रहा है बेसिकली क्यों हो रहा है, बिकॉज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इज सफिशिएंट इनफ टू बर्न द हाइड्रोजन गैस दैट इज कमिंग आउट फ्रॉम द सर्फेस. दैट्स वाई दैट सब्सटेंस कैचेस फायर, क्योंकि उससे जो हाइड्रोजन गैस निकल के आ रही है, दैट इज कैचिंग फायर. इजी राइट, कुछ डिफिकल्ट तो नहीं था. आई होप ये समझ में आ गया. चलो तो देखो क्या हो रहा है. मैजिक इन फ्रंट ऑफ यू, बहुत खतरनाक मैजिक है बाय द वे, तो बहुत ध्यान से करना है कि सोडियम पोटेशियम के पीस को जैसे ही डालोगे, it will react very vigorously with cold water. Because tell me the reason. Hydrogen gas coming from the surface of the metal catches fire. अब what about calcium, what about magnesium? इनका रिएक्शन होता है थोड़ा लेस वायलेंट. आई टोल्ड यू, कैल्शियम को भी पानी में डालोगे, मैग्नीशियम को भी पानी में डालोगे, फाइनली एल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल हमेशा मेटल हाइड्रोक्साइड देंगे, बिकॉज दे आर मोर ऑफ वाटर सोल्यूबल. ये उतने वाटर सोल्यूबल नहीं है,
अल्कली मेटल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ग्रुप 1 के मेटल, ओके, ग्रुप 1 के मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल किसको बोलते हैं? मैम आपको पढ़ाएंगी चैप्टर नंबर 5 में भी। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स मेरे होती है ग्रुप 2 के मेटल्स। कैल्शियम मैग्नीशियम ग्रुप 2 में आते हैं, तो ये कम सोल्यूबल होते हैं ग्रुप 1 से, बट फिर भी सोल्यूबल सफिशिएंट होते हैं। तो कैल्शियम को भी पानी में डालोगे, वी वर सपोजिंग कैल्शियम ऑक्साइड, जो फर्दर वाटर में क्या कन्वर्ट कर देता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अभी इस रिएक्शन की और मैग्नीशियम के रिएक्शन की खास बात है, whenever you put a piece of calcium or magnesium in water, you get your metal hydroxide along with hydrogen gas. रिएक्शन लेस वायलेंट है, मतलब एनर्जी अब भी रिलीज होगी, but then amount of energy release is not sufficient enough so that your hydrogen catches fire. हाइड्रोजन फायर कैच नहीं कर सकता because energy release is not that much. तो होगा क्या हाइड्रोजन के साथ? The hydrogen gas that is releasing from the surface of calcium और magnesium, ये गैस निकल रही है, हाइड्रोजन लाइटेस्ट गैस है ना, तो जो गैस निकल रही है that is sticking to the surface of your metal, making the piece of your metal very light in nature. That's why these pieces can float in the water. कैसे दिखाती हूँ, ये देखो, can you see this amazing experiment in front of you? Can you see this piece of calcium floating in the water and these bubbles are forming? ये bubbles क्यों हैं? हाइड्रोजन गैस की वजह से। जैसे कैल्शियम के पीस को पानी में डाला, पानी के अंदर बन रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, calcium reacting with water to give calcium hydroxide, and the hydrogen gas that is releasing from the surface makes the piece very light because it sticks to the surface and it starts floating. Same with the case of magnesium. So metal with water, maybe normal water, maybe a bit of cold water or a bit of hot water, you get metal hydroxide along with hydrogen gas. So this is clear. So iske baad if I talk about the other metals like comparatively, you know, less reactive, moderate reactive बोल सकते हो, एल्यूमिनियम के बाद आयरन, जिंक एंड ऑल, ये ना ही कोल्ड वाटर ना ही हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं, दे ओनली रिएक्ट विद स्टीम। इस बात का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? दैट सिंपली मीन्स स्टीम इज हैविंग हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, राइट? स्टीम किस फॉर्म में है स्टूडेंट्स? गैशियस फॉर्म में, मतलब उसके पास हीट कॉन्टेंट ज़्यादा है। तो अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूँ, जिंक की बात करूँ, आयरन तो रेड हॉट, क्योंकि सबसे कम रिएक्टिव है यहाँ पे। तो जब वो वाटर से रिएक्ट करता है, यू हैव टू टेक इट इनटू गैशियस फॉर्म, और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, और जैसे ही डाउन द रिएक्टिविटी सीरीज यू विल मूव जिंक, आयरन एंड ऑल, उनको भी हीट करना पड़ता है। वाटर को भी स्टीम फॉर्म में लोगे और मेटल को भी इनफ अमाउंट ऑफ हीट दोगे सो दैट द रिएक्शन कैन अकर। तो क्या बनेगा? ऑब्वियसली एज आई टोल्ड यू, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। नॉट लाइक एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल, वहाँ पे बनता है मेटल हाइड्रोक्साइड। बाकी सब केस में स्टीम के साथ रिएक्ट करता है एंड द प्रोडक्ट फॉर्म विल बी मेटल ऑक्साइड। सो जिंक ऑक्साइड अलॉन्ग विद हाइड्रोजन गैस, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन विद स्टीम इज गोइंग टू गिव यू आयरन ऑक्साइड विद वाटर, आई मीन हाइड्रोजन गैस, और फॉर्मूला होता है Fe3O4। यहाँ पे दो टाइप के आयन प्रेजेंट है स्टूडेंट्स। One of the ion is having a valency of 2 और one of ion is having a valency of 3। ठीक है, टोटल 3 आयन है। तो कैसे प्रेजेंट है? 2 आयन विद वैलेंसी 3 एंड 1 आयन विद वैलेंसी 2। ओके, ये दो तरीके के आयन मेरे पास प्रेजेंट है। टोटल चार्ज कितना हुआ? वैलेंसी का मतलब चार्ज प्रेजेंट ऑन द स्पीशीज, 2 × 3 6, 2 × 1 2, 6 + 2 8। इन 3 आयन पे टोटल +8 चार्ज है। एक ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2, 4 पे हुआ -8। सो ये करेक्ट कंपाउंड लिखा है। कैसे चेक करोगे? इफ टोटल पॉजिटिव एंड टोटल नेगेटिव चार्ज इज कमिंग सेम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्टूडेंट्स, प्लीज डू नॉट फॉरगेट इट। और ये पूरा लिखा भी हुआ है, आई एम जस्ट क्लीनिंग दिस। ये देखो सारी रिएक्शन गिवन है तुम्हें, हाउ एल्यूमिनियम इज रिएक्टिंग, हाउ आयन इज रिएक्टिंग टू गिव Fe3O4, है ना, और किस तरीके से होता है ये एंटायर सेटअप है। यू विल टेक योर डिलीवरी ट्यूब, यू आर गोइंग टू टेक योर नॉर्मल ट्यूब। इसके अंदर ग्लास वूल लिया है मैंने सोक्ड इन वाटर, ताकि जब मैं उसको हीट करूँ वो स्टीम दे सके। स्टीम मिलेगा, मेरे मेटल स्टीम
मेटल का जो पीस है वो स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, तो हाइड्रोजन गैस ये डिलीवरी ट्यूब के थ्रू वाटर में जा रहा है और इट्स वेरी लाइट इन नेचर. सो आई कैन सी सोप सोल्यूशन लिया है मैंने, सोप सोल्यूशन में जो बबल्स बनेंगे उसमें हाइड्रोजन गैस ट्रैप हो जाती है और आई कैन सी द हाइड्रोजन गैस कमिंग ओवर द टॉप. और अगर बर्निंग मैचस्टिक लेके जाओगे उन बबल्स के पास, यू विल सी अ पॉप साउंड गोइंग टू प्रोड्यूस. ठीक है, तो वी कैन चेक इट आउट ऑल्सो, द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस वी कैन कन्फर्म ऑल्सो, बिकॉज पहली बात बहुत हल्की होती है वाटर से, तो देखो वाटर के ऊपर हाइड्रोजन गैस मिल रही है. प्लस अगर आपको चेक करना है सोप सोल्यूशन में डाल के चेक करो, बबल्स जो आएंगे उसमें हाइड्रोजन गैस ट्रैप हो जाती है, अगर उसको बर्न करोगे यू विल गेट अ बर्निंग पॉप साउंड. ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हाउ योर मेटल इज गोइंग टू रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड. बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. मैम इज गोइंग टू टेल यू समथिंग डिफरेंट एंड अमेजिंग ऑल्सो विच यू हैवंट नोन टिल येट. तो ज़रा देखते रहो सेशन में. मैम ने एक पूरा जिफ भी ऐड किया है इसको समझाने के लिए, दैट हाउ योर मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड. ठीक है, एसिड में हाइड्रोजन होना ज़रूरी है, यही आर्यनियस ने बोला था. आई एम टेकिंग अ पर्टिकुलर एग्जाम्पल हियर, HCl. So how metal is reacting with acid, same kind of a reaction. If your metal is more reactive than hydrogen, it can displace hydrogen and can take its position. So metal का salt मिलता है like MCl और हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में निकल जाता है. ठीक है, ऑब्वियसली यू हैव टू बैलेंस द रिएक्शन, वो हम चेक कर लेंगे जैसा भी रिक्वायरमेंट होगा. ठीक है, सो मेटल सॉल्ट मिलता है अलॉन्ग विद हाइड्रोजन गैस. ये देखो यहाँ पे एक पर्टिकुलर रिएक्शन किया भी हुआ है. मैंने मैग्नीशियम स्ट्रिप को डाल दिया डाइल्यूट एसिड में. सपोज अगेन आई एम टेकिंग HCl डाइल्यूट. रिएक्शन कैसे होगी? मैग्नीशियम रिएक्टिंग विद डाइल्यूट एसिड टू प्रोड्यूस मेटल सॉल्ट दैट इज मैग्नीशियम क्लोराइड. 2 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे. हाइड्रोजन गैस इज रिलीजिंग, सो आई कैन सी द बबल्स ऑफ गैस राइजिंग टू द सर्फेस, दैट्स हाइड्रोजन. कौन सा रिएक्शन है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. दैट इफ योर मेटल इज रिएक्टिव then hydrogen can displace to give metal salt and your hydrogen gas will be like a loner हो जाएगा बेचारा. ठीक है, ये पार्ट क्लियर हुआ? तो आपको टेक्स्ट दिखे इसलिए मैंने ये पार्ट क्लियर कर दिया है. ओके, और इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हो. तो ये बात तो तुम्हें अच्छे से समझ आ गई. तो हाउ अबाउट नोइंग सम मोर एंड मोर एग्जाम्पल. अब ये देखो मैग्नीशियम का किया, सेम विद एल्यूमिनियम, reacting with HCl to give aluminium chloride and definitely hydrogen gas. Iron with HCl 2 molecule लोगे तो 2 क्लोरीन अवेलेबल है FeCl2. 3 molecule लोगे 3 क्लोरीन अवेलेबल है FeCl3. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट. ये दोनों पॉसिबिलिटी क्यों है? बिकॉज आयन शो 2 काइंड ऑफ वैलेंसी. +2 क्यों है? क्रॉस मल्टीप्लाई करो ऐसे तो वैलेंसी आता है 2. यहाँ पे कितना है? +3 वैलेंसी. आयन कैन शो 2 काइंड ऑफ अ वैलेंसी, याद रखना. जिंक क्लोराइड बनाएगा. ठीक है, ये था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, जो मुझे आपको बताना था कि जनरली मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है. बट इफ द डाइल्यूट एसिड इज योर नाइट्रिक एसिड, the reaction won't be same because nitric acid is like I will react differently, I am different than other acid. और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहले चैप्टर में पढ़ा था, द एजेंट दैट कैन परफॉर्म ऑक्सीडेशन, दैट कैन डज ऑक्सीडेशन ऑफ अदर सब्सटेंस, जो दूसरे का ऑक्सीडेशन कर दे. सो नाइट्रिक एसिड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट डज ऑक्सीडेशन ऑफ अदर सब्सटेंस बाय रिड्यूसिंग इटसेल्फ. तो दूसरे का क्या करेगा? अदर का ऑक्सीडेशन. खुद का क्या करेगा? सेल्फ का क्या करेगा? रिडक्शन. लुक एट द रिएक्शन. जितना ज़्यादा डाइल्यूटेड एसिड है यू विल सी द प्रोडक्ट चेंजिंग. हमें क्या लगता था मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके यहाँ भी मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देगा. तो देखो मेटल सॉल्ट मिला मुझे, जिंक नाइट्रेट. हाइड्रोजन गैस मिलना था बट वो उसका ऑक्सीडाइज कर देता है, उसको ऑक्सीडाइज कर देता है एंड द प्रोडक्ट यू आर गोइंग टू गेट इज वाटर. हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होके वाटर, खुद का क्या हो जाता है? रिडक्शन. तो देखो NO3 था, खुद क्या बना रहा है? NO2. डिफरेंट टाइप ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड बन सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड आई एम चूजिंग. ये थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड था 60%. सो मेटल सॉल्ट, हाइड्रोजन कन्वर्टेड टू वाटर. रीजन इज क्योंकि मेरे नाइट्रिक एसिड ने हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर दिया. ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ ऑक्सीजन.
और खुद रिड्यूस हो गया, नंबर ऑफ ऑक्सीजन कम हो गए, राइट, हाइड्रोजन का लॉस भी हो गया। NO2 अगर मैं 30% ले रही हूँ, थोड़ा और डाइल्यूट, तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड रिएजेंट का अमाउंट कम है, NO मिलेगा। अगर मैं 20% ले रही हूँ तो N2O मिलेगा, ठीक है। यानी कि कंक्लूजन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है मेरा नाइट्रिक एसिड, एंड द प्रोडक्ट विल बी मेटल सॉल्ट, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज टू H2O, itself get oxidized to nitrogen oxides, N2O, NO2 or NO, depending upon the concentration that you have chosen. Amazing, right? कितनी नई चीज और कितने अच्छे से हमने समझी। बट बात यह है कि इसमें भी कुछ एक्सेप्शन होते हैं और एक्सेप्शन पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। एक्सेप्शन क्या है? व्हेनेवर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दीज मेटल लाइक मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है। वो चेंज क्या है स्टूडेंट्स, कि ये वाली जो मेरी मेटल है ये वेरी वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से, इट्स लाइक 1 to 2% डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से सेम रिएक्शन शो कर सकती है, ठीक है। वेरी वेरी डाइल्यूट, इट्स लाइक 1 to 2%, नॉट लाइक दैट। प्रीवियस केस में मैक्सिमम 20% लिया था हमने। जब इसके साथ रिएक्ट करेगी तो ये रिएक्टिव इनफ है टू शो द सेम काइंड ऑफ अ रिएक्शन, और वो क्या था? मेटल सॉल्ट मैग्नीशियम नाइट्रेट along with your hydrogen gas. Same, क्या प्रोडक्ट बनेगा? मैंगनीज नाइट्रेट along with your hydrogen gas. Product will be just same. तो अगर बहुत ज़्यादा डाइल्यूट ले लिया तो रिएक्शन कैन परफॉर्म इन द सेम वे इफ योर मेटल इज स्ट्रॉन्ग इनफ लाइक दिस। डू रिमेंबर इट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम ने एक स्टार मार्क भी बना दिया, 3 स्टार, स्पेशल अटेंशन, ओके। चलो अब एक स्पेशल बात ये आती है कि मैम आपने बता दिया मेटल एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करती है, बट देयर आर सम मेटल दैट डज नॉट रिएक्ट विद द नॉर्मल एसिड। तब एक स्पेशल रिएजेंट पढ़ते हैं हम जिसका नाम है एक्वा रेजिया। वो क्या है? दैट्स अ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ 2 एसिड, यानी कि आई एम गोइंग टू टेक 2 कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इन अ फिक्स रेशियो, और वो कौन से? नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl in the ratio of 3, nitric acid in the ratio of 1. 3 ratio of HCl, 1 ratio of nitric acid. You will be like, ma'am, why this ratio? I'll show you the exact reaction कि 3 molecule of HCl, 1 molecule of nitric acid से react करके एक reaction देते हैं, और इसका कोई भी multiple, और इसमें कुछ ऐसा produce होता है that can something able to dissolve your gold and platinum also. अभी तो पढ़ा था गोल्ड सिल्वर रिएक्ट ही नहीं करते, प्लैटिनम रिएक्ट ही नहीं करते, बट ये फ्यूमिंग लिक्विड मिक्सचर ऐसा है जो इस रिएक्शन को करवा सकता है। और वो कैसे होगा? ये बात समझ आ गई, दैट इवन योर गोल्ड प्लैटिनम कैन बी डिसॉल्व्ड इन दिस काइंड ऑफ अ मिक्सचर। बट क्वेश्चन के स्टूडेंट्स के दिमाग में यही बात होती है कि मैम ऐसा क्यों? ये जो फ्यूमिंग लिक्विड है, देखो मैंने इसमें गोल्ड का पीस डाला था, इसे कैसे फ्यूम्स निकल रहे हैं, वो मिक्स हो रहा है। कैसे मिक्स हो रहा है? अब ये देखो, ये समथिंग अमेजिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू। मैंने क्या बोला था? 1 रेशियो ऑफ नाइट्रिक एसिड, 3 रेशियो ऑफ HCl। जब भी मैं ये रेशियो को मिक्स करती हूँ इन दोनों कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का, आई एम गोइंग टू गेट बैलेंस रिएक्शन है। देखना, 2H2O, सारे हाइड्रोजन कंज्यूम हो गए, NOCl नाइट्रोसिल क्लोराइड NOCl, और जो 2 क्लोरीन इसमें बच जाते हैं इस रिएक्शन में, आई एम गेटिंग सम नेसेंट क्लोरीन इन दिस। मेरा काम क्या था इस रिएक्शन को करने का, इन दोनों एसिड को मिक्स करने का, कि मुझे फ्री क्लोरीन मिलती है, एटॉमिक क्लोरीन मिलती है, जो जनरली हमें नहीं मिल पाती, ठीक है। क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो जैसे गोल्ड या प्लैटिनम डाला, बेसिकली होगा क्या? द एटॉमिक क्लोरीन दैट इज गोइंग टू प्रोड्यूस इन दैट मिक्सचर react with the gold and platinum to make some special complex. ये myth है कि gold platinum कभी भी कोई कुछ नहीं कर सकते, they can make some special complex. तो वो क्लोरीन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते AuCl3 गोल्ड क्लोराइड, प्लैटिनम के साथ बनाते PtCl4 प्लैटिनम क्लोराइड, एंड दे आर द सल्यूबल कॉम्प्लेक्सेस, सल्यूबल कॉम्प्लेक्सेस। और यही रीज़न है कि वो मेरे एक्वा रेजिया के सोल्यूशन में मिक्स हो जाते हैं। अब एक्चुअल रीज़न समझ में आया कि ऐसा नहीं कि गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम ये रिएक्ट नहीं कर रहे, ये उस मिक्सचर के साथ, स्पेशल मिक्सचर के साथ रिएक्ट करके गोल्ड और प्लैटिनम के कुछ सॉल्ट्स बना रहे हैं दैट इज सोल्यूबल इन दैट एसिड्स बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, बिकॉज ऑफ सम सोल्यूबल कॉम्प्लेक्सेस। और इसलिए होता है। मैजिक हुआ ना? कुछ नया चमका दिमाग में?
होपफुली समझ आया स्टूडेंट्स? डू लेट मी नो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है कि आप घर पे सारा का सारा एक बार रिवाइज कर लो और क्वेश्चन का सोल्यूशन मुझे कमेंट सेक्शन में दो। एंड आई होप यू विल लेट मी नो दैट यू आर सुपर हैप्पी दैट मैम इज बैक and will teach us with more and more energy. अभी थोड़ा throat अभी भी खराब है. And do let me know your homework also. Which gases produce when dilute HCl is added to a reactive metal, just like sodium potassium. Write the chemical equation when iron is going to react with dilute H2SO4. ठीक है, बहुत easy है, कुछ भी difficult नहीं है, तो अच्छे से करके दिखाना. I will wait for your response. ठीक है? ओके पीपल, अब क्या है आज के सेशन में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स का मोस्टली पार्ट हमने कर लिया है. जितना भी आज मैंने पढ़ाया उसके बेस पे वी कैन मेक अ रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, दैट हाउ सम मेटल्स वर रिएक्टिंग वेरी विगरसली, सम रिएक्टिंग मॉडरेटली, सम वेरी लीस्ट रिएक्टिव. उसके बेस पे हम रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, और सम स्पेशल रिएक्शन. So I hope funda is super duper clear, and how to enroll for Vedantu courses, क्योंकि वो और ज़्यादा structured, planned होते हैं, proper timing होती है सेशन की, बहुत सारे सेशन होते हैं, तो आराम से उसमें enroll करो and ensure your growth by going through the link that you already know, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा. अपनी ग्रेड सेलेक्ट करो, गेट सब्सक्रिप्शन, choose your subscription for 1 month, 3 months and 6 months. But do not forget to apply the teacher code AGPRO Anubha Gaur Pro Course, क्योंकि ये आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देगा. 6 मंथ्स का कोर्स आपको सिर्फ 1629 रुपीज़ पर मंथ में मिल रहा है, विच इज़ वेरी वेरी लेस. एक दिन का कितना हुआ? आई कैन से पर लेक्चर आई गेस यू आर हार्डली पेइंग 10 रुपीज़. तो इजंट इट ऑसम? बहुत ऑसम है. ठीक है, तो विजिट द लिंक एंड डू लेट मी नो इफ यू लाइक द सेशन. Do hit the like button for Anubha ma'am's welcome. Do share it to your friends and subscribe to the channel. देखो कितना important session था, ऐसे और भी important session आते रहेंगे, and we'll do ढेर सारा मस्ती, ढेर सारा पढ़ाई, and we'll ensure definitely 90 plus marks for all of you. So we'll meet again. Until then, take care of yourself. Bye bye. Please stay at home and stay happy. We'll meet soon.